हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जेनेटिक्स पार्ट 1 भी अपलोड कर चुके हैं और जेनेटिक्स पार्ट 2 भी अभी रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाएगा, ठीक है, जिसको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जेनेटिक्स 1, जेनेटिक्स 2 और इवोल्यूशन मिलाकर टोटल 22 से 25 मार्क्स का वेटेज है और तीनों अपने अपने जगह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको करने से समझ लीजिए कि आपका बायोलॉजी का आधा सिलेबस ख़त्म और बाकी जो बचेगा वो सब कुछ आसान है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आपका ये शॉर्ट रिवीजन है, पूरा 1 महीना का जो क्लास है 1 घंटा में ख़त्म करेंगे। आपको देखना है ध्यान से, यूट्यूब में देखिएगा, क्वालिटी बढ़िया करके, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, एयरफोन लगा लेना और डिस्ट्रक्शन नहीं होना है, ठीक है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ओके बच्चे। चलिए, तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट सेक्राइड, इसको स्किप करो क्योंकि अभी हमको इधर नहीं जाना, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कुछ, यहाँ भी नहीं पूछेगा। और ये एक सवाल आपका आता है कि डीएनए के अंदर कौन सा शुगर होता है, वो पेंटोस शुगर है कि नहीं, कार्बन 5 वाला, है कि नहीं। तो ये वाला सवाल आता है। उसके अलावा ये ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर फिक्स स्ट्रक्चर, जब सब केमिस्ट्री आउट ऑफ सिलेबस अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका किसका फोटो है बाबू, पेंटोस का फोटो, किसका। तो बोले थे आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, तो डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी क्यों बोले, तो पेंटोस शुगर का जो कार्बन नंबर सेकंड है, ये 1 और ये 2 है। देखो, डीएनए में जो आपका शुगर पेंटोस शुगर होता है, तो कार्बन नंबर 2 का जो OH ग्रुप है वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, डीऑक्सीजनेशन कर देते हैं। इसी की वजह से जो डीएनए में जो शुगर होता है डीऑक्सी शुगर होता है और आरएनए के अंदर जो शुगर होता है राइबोस शुगर होता है। जब एक ऑक्सीजन कम हो गया तो डीएनए के अंदर शुगर जो पैदा उसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10, ठीक है, O4। जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, नाइट्रोजनस बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम पी लेना है इसको बहुत ज़्यादा। तो नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स का, प्यूरिन और पैरामिडिन, है कि नहीं। प्यूरिन 2 टाइप्स, एडिनिन और गुआनिन। पैरामिडिन 3 टाइप्स, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब देखो, प्यूरिन से सवाल क्या आता है कि प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड है, ठीक है, और 9 मेंबर्ड है, सबको पता है। देखो यहाँ से गिनती करेंगे तो नॉट और रिंग में टोटल कितना कितना कार्बन मिलकर बनता है, 9, तो 9। और इम्पोर्टेंट जो सवाल है आपका यहाँ पर कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है, तो 1, 3, 7, 9, तो टोटल बराबर नाइट्रोजन कितना हो गया प्यूरिन में, 4 नाइट्रोजन है, कितना, 4। जबकि पैरामिडिन की बात करें अगर, तो पैरामिडिन में आपका कौन है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, सिंगल रिंग मेंबर है, ठीक है, और 6 सिंगल रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर, 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन, टोटल नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, तो ये सवाल आता है, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन कहाँ पर मिलेगा, डीएनए और आरएनए में, दोनों में। जबकि थायमिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, डीएनए में, और यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, आरएनए में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आना तय है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। आओ, अब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सबको पता न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, शुगर, आओ, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है बाबू, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट बराबर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब फिर कहता है कि शुगर प्लस बेस को मिलाएंगे तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और शुगर प्लस फॉस्फेट क्या बना है, बैकबोन ऑफ डीएनए। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है यहाँ से बाबू, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ओके बच्चे। आओ, अब देखो, शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड। शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और बेस प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सबको पता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का बॉन्ड क्या निर्माण होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये आपका क्या है, बेस है। तो फॉस्फेट और शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये आपका शुगर और बेस के बीच कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है कि नहीं। तो शुगर फॉस्फेट, शुगर बेस और फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में डाइस्टर फॉस्फेट के नहीं होगा। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा और नीचे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के आपस में किसके थ्रू जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो देखो, है कि नहीं है, ज़्यादा है। हाँ, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो आपका ए किसके साथ जाएगा, टी के साथ, और जी किसके साथ जाएगा बाबू, सी के साथ। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3, और ये कितने के साथ जाएगा, 2 के साथ। तेजी से आते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किसके अंदर, डीएनए के अंदर। ये डीएनए का बेस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, आप सबको पता है। जबकि आरएनए का बेस क्या होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, है कि नहीं। यहाँ पर थायमिन है और यहाँ पर क्या है बाबू, यूरेसिल। याद रखना, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है।
जो बेस में जब हम लोग क्या मिला देंगे बाबू, शुगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो देखो, तो एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, एडिनोसिन। ग्वानिन का क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन। साइटोसिन का देखो, साइटोसिन, यहाँ पर थोड़ा बच्चा गलत कर दिया, ध्यान से देखो, एडिनोसिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन। साइटोसिन, अब तुमको देखने से साइटोसिन क्या लग रहा है, न्यूक्लियोसाइड है, पर न्यूक्लियोसाइड है नहीं, असली में क्या है आपका बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर ध्यान रखना, फोकस करना है, ठीक है बच्चे। तो एक नज़र देख लो, एडिनिन का एडिनोसिन, ग्वानिन का ग्वानोसिन, साइटोसिन का साइटिडीन है ये, थायमिन का थायमिडीन। तो शुगर प्लस बेस आपका क्या बना दिया वो, न्यूक्लियोसाइड। जब यहाँ पर फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो देखो फॉस्फेट अगर एक जोड़ेंगे तो क्या, डी क्यों लगाए, क्योंकि आपका डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसमें जो शुगर होता है डी ऑक्सी शुगर होता है, इसलिए डी लगा दिए। अगर डी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल शुगर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखो AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट कितना जुड़ जाएगा ए, तो डी लगा दिए, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर GMP, डी ऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, ऐसे चलते रहेगा, दो जोड़ेंगे तो डाइफॉस्फेट, तीन ट्राइसॉस्फेट। RNA बेस सेम है, एडेनिन का एडेनोसिन, ग्वानिन का ग्वानोसिन, साइटोसिन का साइटिडीन, यूरेसिल का यूरिडाइन, याद रखना। अब देखो यहाँ पर डी नहीं लगाएंगे क्योंकि RNA में सिंपल शुगर होता है, तो राइबोस शुगर, जबकि DNA में डीऑक्सी शुगर, याद आ रहा है, इसलिए डी नहीं लगाए। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और यूरिन मोनोफॉस्फेट, याद रहेगा। एक सवाल कराए थे, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, सर्कल न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को ढूंढना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, एडेनिन तो है नहीं, ग्वानोसिन है, ठीक है, साइटोसिन नहीं है, यूरिडिन है, ठीक है, थायमिडिन है, हाँ थायमिडिन है, एडिनोसिन है, ठीक है। तो सबको ये सिर्फ कौन नहीं है, थायमिडिन, हाँ एडेनिन है आपका बेस। न्यूक्लियोसाइड ढूंढना था ना, सब न्यूक्लियोटाइड। हाँ, अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से कोई भी सवाल नहीं है, हम तेजी से पढ़ के निकल जाए। सुन लो, अर्लियर टाइम इट वाज बिलीव दैट क्रोमोसोम इज जेनेटिक मेटल। शुरू में हम लोग मानते हैं क्रोमोसोम जेनेटिक मेटल, पर बाद में हमको पता चला क्रोमोसोम जो बना होता है DNA, RNA, हिस्टोन, प्रोटीन और न्यूक्लियस पर से बना। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या चारों पार्ट मिलकर जेनेटिक मेटेरियल का काम करेगा या फिर किसी एक। और न्यूक्लिक एसिड या DNA एंड RNA का खोज किसने किया था, मिक्सचर ने। बाद में इसको न्यूक्लियन किसने बोला था, न्यूक्लियन बोला गया। लेटर इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था कौन, अल्टमान ने। यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स का होता है, सबको पता है, DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये देखो DNA RNA कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में। तो यूनिट ऑफ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोटाइड। डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। DNA का स्ट्रक्चर का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो एक्स्ट्रा क्रिस्टोफा के थ्रू, दूसरा चारगप्स रूल के थ्रू। तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो दिया था आपका, DNA का एक्सरे किया था, किसने किया था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। दे बोथ ऑब्टेन वेरी फाइंड ए डिफ्रेक्शन ऑफ पिक्चर ऑफ DNA. It was suggested that structure of DNA was sort of helix with 3.4 angstrom periodicity, but they do not propose any definite model of DNA. उसने जब DNA का एक्सरे किया तो उसने देखा कि एक डेफिनेट फिक्स पे, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे, पीरियोडिसिटी पे आपका हर एक बेस पे अरेंज किया हुआ है। हाँ, चारगप्स रूल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चारगप्स रूल, ये आपका DNA है। क्या कहता है चारगप, हाँ सबसे पहले तो एक सवाल आपको पूछे, चारगप रूल कहाँ अप्लाई होता है, तो सिंगल स्टैंड पे नहीं होता है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है बाबू, सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड पे। तो सवाल पहला ये तुमसे फंसाएगा, ओनली अप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA एंड नॉट अप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड DNA, RNA एंड प्रोटीन। DNA, RNA और प्रोटीन के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब कहता है कि चारगप रूल के हिसाब से प्यूरिन, एक किसी DNA में जितना प्यूरिन होगा उतना क्या होगा, पैरामिडिन। चारगप रूल इज इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। इन DNA प्यूरिन बराबर पैरामिडिन, ठीक है। अगला क्या बोलता है भाई, देखो यहाँ से पढ़ लिए, देखो प्यूरिन इंडियन है, तो किसी प्यूरिन DNA में प्यूरिन बेस क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पैरामिडिन बेस क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन। तो A+G बराबर C+3। अब कहता है कि बेस का रेशियो, तो A+G बराबर क्या, प्यूरिन बटे और C+T पैरामिडिन बराबर 1, कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज। फिर अगला देखो यहाँ पर क्या कहता है, एट बेस पेयर का रेशियो AT/CGC बराबर स्पेसिफिक फॉर स्पेसीज एंड यूज आइडेंटिफाई ऑफ ए जीनिस। फिर अगला कहता है, ध्यान से देखो, कि शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट आकर्षण इक्वल अमाउंट। किसी DNA में जितना शुगर होगा उतना क्या रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, शायद सी बात है, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट प्लस बेस मिलकर ही न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जितना न्यूक्लियोटाइड ना शुगर। हाँ, तो प्यूरिन, जैसे कि प्यूरिन कौन बेस है, प्यूरिन एडेनिन किसके साथ इक्विमिलर होगा, थायमिन के साथ, तो A+T। जबकि पैरामिडिन ग्वानिन किसके साथ होगा, साइटोसिन के साथ, तो C++G। अब ये सवाल तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लो, आपका आएगा तो आराम से कर लेना। जैसे किसी DNA में ग्वानिन बराबर 30%, ठीक है कि नहीं है, तो थायमिन बराबर क्या है, तो G
किससे बॉन्ड करेगा, सी से, तो ग्वानिन 30 तो सी भी 30 कितना होगा 60, बच गया कितना 40 में थायमिन मांग रहा है, तो थायमिन किसके साथ जाएगा, ए के साथ, तो 80 20 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं है। प्रैक्टिस कर लो क्या अभी यहाँ पर, एक नज़र अपना नज़र से देख लो, इसको कर लो, ये भी बहुत बढ़िया से क्या है, इन एडीएनए इतना इतना। आओ अब यहाँ पर जो थोड़ा सा ट्विस्ट करा देता है, आरएनए में पूछा है, एडीएनए मेरा 25% है तो थायमिन इतना, तो नहीं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आरएनए में आपका चार्ज कैप्सूल शो ही नहीं करता है, समझ में आया, तो जीरो लिखा हुआ रहता है, जीरो या फिर नाम देव आएगा तो नाम देव। और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर पॉइंट हम डायग्राम बना के समझाए भी थे आप लोग। ये फॉस्फेट है, शुगर है, बेस है, तो क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर, बेस, न्यूक्लियोटाइड तो बहुत कंटिन्यू बनते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में पास में लेके आएंगे तो किस कौन सा बॉन्ड से आपस में जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से, है कि नहीं। तो देखो ATGC ऐसे जो भी है, इसको जब हम लोग अच्छे से सजाए तो हेलिकली क्या हो गया, ये अरेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरेंज गया। तो कहते हैं कि दो बेस के बीच जो जो दो बेस के बीच जो डिस्टेंस है 3.4, तो कंप्लीट यहाँ पर आपका 10 बेस जब आ जाएगा तो एक पिच का निर्माण होता है, तो 3.4 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम नहीं हो जाएगा, जबकि डायमीटर कितना है इसका 20 एंगस्ट्रॉम। और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1952 में। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। क्या है ये थ्योरी, कहता है कि डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जाहिर सी बात है, देखो एक चेन इधर है 5 से 3 और दूसरा क्या है 3 से 5, देखो 5 से 3 है और दूसरा 3 से क्या हो जाएगा 5, तो डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड अ बैकबोन आर फॉर्मेड बाय शुगर एंड प्लस फॉस्फेट, सबको पता है, एंड अ बेस प्रोजेक्ट इनसाइड देम, और उसके अंदर क्या धसा हुआ है बाबू, बेस। अब दूसरा लाइन देखो, 2 चेन ऑफ डीएनए आर रन एंटी पैरेलल फैशन, एंटी पैरेलल तो क्या 5 से 3, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3 से 5। 2 चेन ऑफ डीएनए आर रन एंटी पैरेलल फैशन विथ 1 स्ट्रैंड इच, 5 से 3 स्ट्रैंड हो जाएगा, जबकि दूसरा स्ट्रैंड हो जाएगा 3 से 5, क्या हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। 2 चेन ऑफ डीएनए रन एंटी पैरेलल फैशन विथ 1 स्ट्रैंड इच, 5 से 3 वाला अदर स्ट्रैंड इज 3 से 5, सही बात है। और अगला हम लोग देख लेते हैं, कहता है तीसरा पॉइंट देखो, द बेस ऑफ 2 स्ट्रैंड आर ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है, दो स्ट्रैंड आपस में किसके थ्रू जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड टी के साथ और डी ट्रिपल बॉन्ड सी, मीन्स प्यूरिन ऑलवेज का अपोजिट टू पैरामिड इन बेस। ये इंपॉर्टेंट है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को इंपॉर्टेंट करो इस साल के लिए, ठीक है बच्चे, यहाँ से इसको डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को इंपॉर्टेंट करो बच्चे, इंपॉर्टेंट करो सब्जेक्टिव के लिए, समझ में 5 नंबर पूछेगा तो सीधे 5 नंबर पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा ये, बाकी इसका पॉइंट सब ऐसा बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आओ फिर देख ले, डबल चेन ऑफ डीएनए आर हेलिकली ट्विस्टेड इन राइट हैंड फैशन, ठीक है, ईच बेस ऑफ टर्न, ईच टर्न ऑफ डबल हेलिक्स पीच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर है कि नहीं है, टोटल कितना हो जाए 10 गुना 3.4 34 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर की बात करें, सॉरी, अच्छा नैनोमीटर में क्या हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, कैसे 0.34 इंटू 10 बराबर नैनो, ठीक है। और यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करना है, क्लास में ही बताए थे, कन्फ्यूज नहीं होना है। आओ टाइप्स ऑफ डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए को देख लो, तो ए डीएनए में 11 बेस पेयर हम लोग को पास, कौन सा हम लोग का जो होता है कौन सा डीएनए होता है, बी डीएनए, कितना बेस पेयर का होता है आपका, पिच 10। और देखो सब कोई राइट हैंड कोइन है, राइट हैंड कोइलिंग है, ए बी सी तीनों, ए कितना है 11, बी कितना है 10 और सी कितना है 9, लेकिन जेड डीएनए जो है 12 बेस पेयर का पिच होता है और ये लेफ्ट हैंड कोइलिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड डीएनए, क्या बोलते हैं, जेड डीएनए, जेड डीएनए लेफ्ट हैंड कोइलिंग होता है, 12 बेस पेयर का होता है, ठीक है, याद रखना। अब एक बात जो बोले थे रिपीटेटिव डीएनए, देखो तो 80 लगातार है, तो पार्ट ऑफ डीएनए वेयर सम बेस रिपीट मेनी टाइम्स, डीएनए का वो पार्ट जहाँ पर कोई बेस है बहुत बार अपने आप को रिपीट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रिपीटेटिव डीएनए, क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। चलो रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम रहता है, इट हैज़ बेस सीक्वेंस विच रीड द सेम ऑफ बोथ स्टैंड, 5 से 3 या 3 से 5 में पढ़ो तो क्या होगा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, जैसे कि हम लोग याद करो गट्टक, गट्टक क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस है ना। हाँ ये आपका एक्स्ट्रा है, जल्दी से देख लो। 5174 बैक्टीरियोफेज वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होता है 5386। लाम्डा फेज वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, लीनियर डीएनए, L फॉर लाम्डा और F फॉर लीनियर होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। 48,502 बेस पेयर है। ई कोलाई के अंदर सिर्फ याद रखना है आपको, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, 4.6 बेस पेयर है, जबकि हम लोग के अंदर ह्यूमन जीनोम हेप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, लीनियर होता है, और तो बेस पेयर कितना 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होता है, ठीक है। हाँ तो ये सिंपल में कुछ लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन क्या होता है आपका बाबू, सबको पता है, डीएनए से डीएनए बनने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनने को बोलते क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, याद रहेगा। हाँ
पैकिंग ऑफ डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी करो तो पैकिंग ऑफ डीएनए, पैकिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट सबसे पहले देखें, जैसे कि बैक्टीरिया में डीएनए पैक कैसे होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता है इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया डीएनए इज कोइल्ड अराउंड नॉन हिस्टोन बेसिक पॉलीएमिन्स, मतलब कि बैक्टीरिया में जो डीएनए को लपेटते हैं पॉलीएमिन्स के बीच लपेटते हैं, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर नहीं होता वहाँ पे, नॉन हिस्टोन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन हिस्टोन दैट इज बेसिक पॉलीएमिन। आफ्टर पैकिंग इट इज नॉन एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। बैक्टीरिया में हम लोग को पैकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने अंदर यूकैरियोट्स के अंदर। तो हिस्टोन ऑक्टामर कितना प्रोटीन का होता है, 5 प्रोटीन्स का। देखो H1 H2A H2B H3 एंड H4। ये H2A H2B H3 H4 कितना 2 मोल्स का है, तो ये आपका क्या बना देगा हिस्टोन ऑक्टामर। तो देखो ये H2A H2B H3 H4 ये आपका बन गया हिस्टोन ऑक्टामर। इसी के ऊपर कौन लपेटेगा, डीएनए लपेटेगा नहीं लपेटा, कब तक लपेटा 200 बेस पेयर तक। तो ध्यान से एक चीज़ देखो, ये आपका डीएनए है, ये आपका क्या हिस्टोन ऑक्टामर H1 H2B H3 H4 है, इसके ऊपर डीएनए को लपेटा जाएगा कब तक, 200 बेस पेयर का जब तक ना हो जाए। तो न्यूक्लियोसोम जब डीएनए प्लस आपका हिस्टोन ऑक्टामर एक साथ आ जाएगा तो उसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। तो देखो, तो न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी 200 बेस पेयर डीएनए है और हिस्टोन ऑक्टामर। अब देखो ये भी आपका हिस्टोन क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी। डीएनए जब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लपेटा जाता है तो उसको न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं, न्यू बॉडी बोलते हैं। तो देखो ये न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम, दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है, देखो ये डीएनए, देखो दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लिंकर डीएनए जो होता है आपका 80 बेस पेयर का होता है। कितना, 80 बेस पेयर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। और अब पढ़ते हैं उसी को, सॉरी उसी को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, कहानी में। न्यूक्लियोसोम मॉडल इंपॉर्टेंट है, देख लो। In eukaryotic cell, the packing of DNA occurs around histone octamer protein. These are 5 types of histone octamer, that is H1, H2A, H2B, H3 and H4. ठीक है, 2 moles of each, that is H2A, H2B, H3 and H4 are joined together to form histone octamer on which DNA are coiled and are wrapped to form a compact structure known as new body, जैसे कि दिखा है। और न्यूक्लियोसोम, ऑन द न्यूक्लियोसोम कितना बेस पेयर जुड़ेगा, वो 200 बेस पेयर का जुड़ेगा, ठीक है। फर्दर मतलब आगे, न्यूक्लियोसोम कंडेंस एंड फॉर्म ए सोलेनॉइड एंड क्रोमेटिन फाइबर स्ट्रक्चर later which chromatin again condense with non-histone chromatin protein and form a compact structure known as chromosome. Two nucleosomes are connected by linker DNA, देखो which is about 80 base pair। दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए विच इज 80 बेस पेयर डीएनए सील ऑफ ओवर H1 हिस्टोन ऑक्टामर इन H1 प्रोटीन। अब एसिडिक अमाइनो एसिड ये एक्स्ट्रा है, हमको वहाँ नहीं करना है। आओ, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम आप लोग को बहुत बार पढ़ाए हैं, बस यहाँ से इतना तो नहीं आएगा, बस हम सब जल्दी से पढ़ लेते हैं, आप लोग देख लो। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सबसे पहले दिया था एफ ग्रिफिथ ने 1928 में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया था कि इसमें डायप्लोकोकस स्टेप्टोस्पिरोनिया बैक्टीरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को री एक्सपेरिमेंट किया था 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, इसको हम लोग क्या होता है बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, जो कब हुआ था 1944 में। मैकलोड, मैककार्टी और मैकैबरी ने दिया था और इसने प्रूव कर दिया था कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, पर इसको भी बहुत लोगों ने नहीं माना। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए फाइनली कौन अपना थ्योरी लेके आया था, हर्शे एंड चेस का थ्योरी। किसका आया था, हर्शे एंड चेस का थ्योरी, ठीक है। द अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसा थ्योरी है जिसको अब तक कोई मतलब ब्लेम नहीं किया है, ठीक है। इसी ने प्रूव किया था कि जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। कैन फॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस 1952, याद रखना। द वर्क 1T2 फेज बैक्टीरियोफायरस दैट इन्फेक्ट इकोलाई बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए पर है। द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कुड बी फाइंड आउट बाय लेबलिंग देम विद रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स। डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट नॉट सल्फर, सबको पता है। द वायरस लेबल विथ फॉस्फोरस 32, ठीक है। ग्रोइंग मीडियम विथ फॉस्फेट वाइल वायरस प्रोटीन लेवल इज सल्फर 35 मीडियम इज सल्फेट। आफ्टर लेबलिंग 3 प्रोसेस किए गए थे यहाँ पर, देखो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, IBC। हाँ, इन्फेक्शन चलो बैक्टीरियोफेज वायरस से किसको इन्फेक्ट किया बाबू, ई कोलाई से। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस किए, उसके बाद क्या किया, ब्लेंडिंग किया, उसके बाद क्या किया, सेंट्रीफ्यूग कर दिए। तो देखिए कि आपका जो रेडियोएक्टिव सल्फर 32 से जो हम लोग लेवल किए थे वो मीडियम के अंदर था, ना कि सेल के अंदर, जबकि फॉस्फोरस आपका कहाँ पर था, सेल के अंदर, ना कि मीडियम में। तो फॉस्फोरस कहाँ पर पाया था, डीएनए में। इस प्रकार हमको पता चला कि वायरस से जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ होता है वो डीएनए होता है, और हम लोग क्या मान लें कि जो डीएनए मटेरियल का काम होता है वो डीएनए ही होता है, ठीक है। आओ, अब कहता है कि क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या किसी को भी जेनेटिक मटेरियल हम बोल सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो कंडीशन देखो, इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल। इसको कोई अगर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जैसे कि डीएनए या आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल अगर का काम कर रहा है, तो इसको क्या क्या कंडीशन फॉलो करेगा तब मानेंगे। तो इसको हर हाल में केमिकल और स्ट्रक्चर क्या हो जाए, स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हर हाल में अपना खुद का कॉपी बनाना पड़ेगा, रेप्लिका, ठीक है। इट शुड बी प्रोवाइड सुटेबल फॉर स्लो ट्रांसमिशन।
इसको म्यूटेशन दिखाना पड़ेगा पर बहुत स्लो रेट पे। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ फॉर मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन के कैरेक्टर के फॉर्म में इसको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। अब ये सब्जेक्टिव सवाल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। डीएनए जो है आरएनए के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो क्यों है, तुम सबको पता है कि जो फ्री ओएच होता है एट कार्बन ऑफ राइबोस, सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोस सुगर, आरएनए मेक इट मोर लाइबल एंड इजीली डिग्रेडेबल, देयरफॉर डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। जाहिर सी बात है, पेंटोस शुगर में जो देखे थे कार्बन 2 में जो फ्री ओएच रहता है, तो आरएनए में ओएच रहता है जबकि डीएनए में ओ नहीं रहता है। तो ओएच रहने की वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और जल्दी डिग्रेडेबल और लायबल भी होता है। रिएक्शन करके रिएक्टिविटी बढ़ा देगा तो अपना स्टेबिलिटी घट जाएगा, इसलिए आपका डीएनए उस कंपेयर में ज़्यादा क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। उसके अलावा दूसरा रीजन है प्रेजेंस ऑफ थायमिन। डीएनए में क्या मिलता है, थायमिन। इसी को बायोलॉजिकल, इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम, 5-methyl यूरेसिल। एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल कैन फॉर्म एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। यूरेसिल थोड़ा सा कम स्टेबल है जबकि आपका थायमिन ज़्यादा स्टेबल है। तो थायमिन डीएनए में मिलता है, यूरेसिल आपका आरएनए में मिलता है। हाँ, उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है आपका, क्या लिखा है बाबू, आरएनए बीइंग अनस्टेबल एंड म्यूटेट फास्टर, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, पिछले साल पूछा था 5 नंबर के लिए, तो इस साल शायद नहीं भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम इंपॉर्टेंट को बातों को कर लेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा सवाल निकल जाए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सबको पता है रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से क्या बनेगा जी, डीएनए ही बनेगा। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब क्या, 2 स्ट्रैंड में से एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा और एक स्ट्रैंड क्या रहेगा बाबू, नया रहेगा, तो इसलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। गिवन में मेजल्सन एंड स्टॉल 1958, याद रखना। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को मेजल्सन और स्टॉल दिया था, और कब दिया था, 1958 में, यूजिंग ई कोलाई इन अमोनियम क्लोराइड। तो देखो ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसको खोले, सिंगल स्टैंड हो गया, 5 से 3 था, 3 से 5 होगा, देखो 5 से 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो तो क्या क्या करते हैं, सबको पता है, यहाँ पर देख लो एक नज़र डायग्राम। ये डबल स्टैंडर्ड को पहले क्या करेंगे, खोलेंगे, है कि नहीं है। देखो ये डबल स्टैंड है, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंड। तो यहाँ पर पुराना जो खाली इसका हाथ है इसको भर देंगे, यहाँ पर भी क्या करना है, भर देंगे। तो सिंगल, हम मेरे पास पहले एक डीएनए से कितना डीएनए होगा बाबू, 2 स्टैंड हो गया। आओ, अब मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म को हमको देखना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन इंटरफेज, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपका, ठीक है, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है बाबू, इंटरफेज के एस फेज में होता है। इंटरफेज में 3 फेज होता है, G1, S एंड G2। तो G1 भी नहीं, G2 भी नहीं, एस फेज में डीएनए का कॉपी होता है, याद रखना। ये 11th का सवाल है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन गिवन बाय मेजल्सन एंड स्टॉल 1958, और वो मीडियम क्या लिया था, उन्होंने 4 क्लोराइड लिया था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से क्या होता है, ध्यान से देखो। This model, both strand of DNA separate from each other and the synthesis is complementary strand on the since newly formed DNA is one strand is old and other strand is new, thus it is known as semi-conservative model of DNA। अरे कुछ नहीं, ये डबल स्टैंड जो डीएनए है ना, सब पहले दोनों क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब ये अपने ऊपर जो इसका जो हाथ खाली हुआ, जहाँ जी था तो यहाँ क्या लगा देगा अपना सी था तो क्या लगा देगा जी को, सबको फिर आपस में क्या हो जाएगा जी, जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, डबल स्टैंड। तो इसमें तुम देखोगे तो एक ये पुराना वाला स्टैंड है ना, मान लो 3 से 5 अलग हुआ तो ये इसके ऊपर 5 से 3 नया बनेगा, जबकि 3 से 5 इससे अलग हुआ तो क्या 5 से 3 बना हुआ, 5 से और क्या 3 से 5। तो दोनों में एक स्टैंड पुराना रहेगा, एक स्टैंड नया रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट लाइन, अब डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 1 तो आपका रिमूव ऑफ डीएनए प्राइमेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, रिपेयरिंग करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन पॉलीमरेज एंजाइम, याद करना। हाँ, डीएनए पोल थर्ड, पोल थर्ड का मतलब पॉलीमरेज थर्ड जो है मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है, ठीक है बच्चे। और बात करते हैं हम लोग, अब देखो प्रोसेस देखो, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हेलिक्स ओपन बाय हेलिकेज एंजाइम एंड टेंशन इज रिलीज बाय ट्रोपोआइसोमरेज। क्या मतलब इसका, देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो इसको सिंगल स्टैंड पहले करोगे ना जी, तो सिंगल स्टैंड अगर करोगे, देखो ऐसे ध्यान से देखो, ये डबल स्टैंड है तो इसको खोलोगे तो सिंगल स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ लगाओगे ना। खोलने के लिए कौन एंजाइम लगाते हैं बाबू, हेलिकेज एंजाइम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेलिक्स ओपन बाय हेलिकेज एंजाइम, टेंशन इज रिलीज बाय टोपोआइसोमरेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। इन प्रोक्रियोट्स बैक्टीरिया इट अकर्स बाय गायरेज एंजाइम, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो यही काम गायरेज एंजाइम करके देता है। फिर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेड नाउन एज रेप्लिकेशन फॉग, क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन फॉग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये हो गया। अब मान लो इसको अगर खोल दिए तो खोलने के बाद चिमटा के तरह दिखता है, इसी को हम लोग वाई शेप स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन फॉग बोले थे। ये याद रखना बाबू, ये बार बार पूछता है, आपको डायग्राम में बना के दिए। आओ,
रेप्लिकेशन बाइसेप रेप्लिकेशन फॉक। द प्लेस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट नाउन एज ओरी। मान लो डीएनए में यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो ये किसको क्या बोलेंगे, ओरी। ये 3 से 5 स्टैंड है, देखो तो यहाँ पर अगला कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा तो कौन सा नया बनेगा वो 5 से 3। अब देखो 3 से 5 में खुलते जाएगा बनते जाएगा, तो 3 से 5 स्टैंड को हम लोग क्या बोले थे, कंटिन्यूस स्टैंड बोले थे, क्योंकि लगातार रेप्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इसको लीडिंग स्टैंड बोले थे। जबकि 5 से 3 में काम स्लो होगा, रुक रुक कर होगा, तो इसको क्या बोले थे, डिसकंटिन्यू स्टैंड बोले थे। या इसी को और एक बहुत खूबसूरत नाम देते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोले थे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर काम स्लो होता है तो इसका और एक नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बाबू, लैगिंग फ्रेगमेंट। लैगिंग मतलब पीछे रह जाता है। देखो आगे लिखा हुआ होगा, पढ़ेंगे, इस लाइन को बहुत ज़्यादा याद रखना, याद रखना। न्यू रेवल्यूशन वाइस एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर फॉर्मेट। द प्लेस वेयर रेवल्यूशन स्टार्ट नाउन एज ओरी। ओरी इज सिंगल इन प्रोकैरियोटिक एंड मेनी यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑफ सेल डीएनए आरएनए प्राइमरी सिंथेसिस ऑफ आरएनए फॉर्मेट पोलीमरेज ऑन 5 से 3 डायरेक्शन ऑन 3 से 5 स्टैंड। याद रखना 3 से 5 वाला स्टैंड पे डायरेक्शन क्या रहेगा, 5 से 3 वाला डायरेक्शन में, ठीक है। 3 से 5 मिनट 5 से 3 की तरफ जाता है। ऑन 3 से 5 स्टैंड रेप्लिकेशन इज कंटिन्यू नाउन एज लीडिंग स्टैंड, ठीक है। वाइल 5 से 3 स्टैंड रेप्लिकेशन इज डिस्टिंक्ट कंटिन्यू नाउन एज लैगिंग स्टैंड और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट इज आरएनए प्राइमेज रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, ठीक है। रिपेयरिंग टेक्स प्लेस बाय पॉलीमरेज 2। अगला देखो यहाँ पर, अब मेन पोलीमरेज एंजाइम डीएनए पोलीमरेज 3 अबाउट 2000 बेस पेयर पर सेकंड इज टेकन प्लेस बाय डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट डीएनए बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। जाहिर सी बात है, नया जब फ्रेगमेंट्स हम लोग बनाएंगे तो ये टुकड़ों में जब डीएनए यहाँ पर जुड़ता जाएगा तो सारे को एक साथ करने के लिए जो एंजाइम लगाएंगे डीएनए लाइगेज लगाएंगे। तो क्योंकि मान लो अगर ये 5 से 3 है तो यहाँ पर रुक रुक कर काम होता है, जबकि अगर ये 3 से 5 में काम हो रहा है तो कंटिन्यू होता है, लगातार होता है। 3 से 5 पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 5 से 3 की तरफ, है कि नहीं। और 5 से 3 पर डायरेक्शन 5 से 3 की तरफ होगा, लेकिन रुक रुक कर चलता है। तो इसलिए 3 से 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस लीडिंग स्टैंड। 5 से 3 को बोलते हैं डिसकंटिन्यू या फिर लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वीवीआई लाइन है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। देखो रट लो बाबू, आओ। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम एक्शन। देखो सारा चीज़ को हम लोग शॉर्ट करा दिए, तो क्या याद रखोगे, क्या बोलोगे। जैसे कि डीएनए के डबल स्टैंड को खोलने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, इसको शॉर्ट किए हैं हेलिकेज एंजाइम का, ओपन डीएनए स्टैंड, ठीक है। टोपोआइसोमरेज क्या करें, खोलने के बाद यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा, उसको रिलीज करने के लिए क्या लगाते हैं, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरी। डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, मेन रेप्लिकेशन कराता है। रेप्लिकेशन स्टार्टिंग एंजाइम को क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमेज, ये स्टार्ट कराएगा, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। 3 से 5 स्टैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। 5 से 3 को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये दिस एंजाइम आर मोस्ट वीवीआई। एक नज़र देख लो, मोस्ट वीवीआई। रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ जितना सारा सवाल बनाएगा वो यहीं से बनाएगा, उसका औकात नहीं कहीं से बाहर निकाल देगा, ठीक है बाबू। चैप्टर को तोड़ दिए हैं तुम लोग, सिर्फ एक बार एक नज़र देख लो ना यार। कोई भी देखो, हम तुम्हारे साथ आज 27 तारीख तक हम तुम्हारे साथ हैं। कोर्स भी ख़त्म किया ऑन टाइम, 5 दिसंबर को रिवाइज भी कराए, पूरा दिसंबर पूरा जनवरी भी ऑनलाइन क्लास ली, ठीक है। अब तुम्हारा सारा डीपीपी भी हम करा रहे हैं। अब देखो सारा ऐसे नहीं हुआ तो सब तो चैप्टर को रिवाइज भी करा दे। तुम जिम्मेदारी के साथ बस स्पीड बढ़ा के देख लेना, 2 का स्पीड में, 1.5 का स्पीड में, जितना भी, तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऐसा तुमको लगेगा तुम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो और एग्जाम के दिन तुम्हारा सब कुछ नया एकदम चकाचक रह जाएगा, कुछ भी नहीं भूलोगे। कुछ भी प्रेशर नहीं लेना है, बोर्ड का है तो एग्जाम है, क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है तुम लोग भी देखो, कितना बजे रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो, तो हम लोग कहाँ तक छोड़े थे, ओह आओ। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। आओ ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आओ। अच्छा ये देख लो, तो ये लाइन डीएनए का जो काम करने का, जो पॉलीमरेज का एंजाइम का जो एक्टिविटी है 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ, ये बात भूलना मत। और ट्रांसक्रिप्शन सबको पता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता है। इन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और इसी का फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बारे में क्या बोल रहा है कि बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉपी व्हाइल इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉपी। सही बात तो है। डी रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, मान लो ये 3 से 5 है तो इसका भी कॉपी बनाएंगे 5 से 3, और ये 5 से 3 है तो इसका कॉपी बनाएंगे क्या, 3 से 5। लेकिन आपका ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मान लो ये डीएनए है, 3 से 5 है और ये 5 से 3 है, तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है,
ठीक है। और वो स्ट्रैंड कौन सा होता है, 5 से 3 वाले का कॉपी करते हैं, किसके ऊपर, 3 से 5 के ऊपर। तो सोचो आरएनए बनाएंगे तो आरएनए में यहाँ जहाँ पर 5 से 3, यहाँ पर भी 5 से 3 के अंदर जो जो भी आ रहा है थायमिन के जगह क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे और आरएनए आपका बन जाएगा। जैसे कि तो सोचो, पहले ध्यान से देखो, छोटा सा एग्जाम्पल, 3 से 5 है और ये 5 से 3 है। मान लो यहाँ ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है। अब कहता है कि इस डीएनए का आरएनए बनाओ। तो आरएनए बराबर क्या होता है, 5 से 3 स्ट्रैंड को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो कॉपी 5 से 3 क्या है, यही है देखो। तो कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी सॉरी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो क्या है, टी ए सी। तो ये क्या बन गया आपका आरएनए। लेकिन तुमको पता है आरएनए में थायमिन नहीं होता, जहाँ पर भी टी है क्या लगा दोगे, यू लगा दोगे। तो कॉपी तो 5 से 3 का ही होता है ना, जबकि डीएनए में दिने दोनों का कॉपी कर लेते हैं, 5 से 3 का भी और 3 से 5 का भी। अब पढ़ते हैं इसको, देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो आपका जीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का वो पार्ट, मान लो ये आपका क्या है बाबू, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। तो पूरा डीएनए नहीं, डीएनए के अंदर कुछ ऐसा डीएनए है, डीएनए का पार्ट है जिसको हम लोग जीन बोलेंगे, वही पार्ट आपका क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। तो देखो पार्ट ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीन इन ट्रांसक्रिप्शन, सबको पता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर। प्रोमोटर वो जीन होता है जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल वो जीन होता है जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू चलता रहता है, और टर्मिनेटर वो जीन है आप जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया से हम बनाने की कोशिश किए बहुत ध्यान से देखो। तो आओ जूम कर दिए, ये आपका पूरा डीएनए है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है बाबू। हम एक बार देख लेते हैं। आओ देखो कलर क्या हुआ, ये वाला जो जीन है, ये वाला, चलो कलर हम भी चेंज कर देते हैं। ये वाला जो है ये कौन सा जीन है आपका, प्रोमोटर जीन। यहाँ पर क्या होगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, देखो स्टार्ट लिखा हुआ भी है। अब देखो ये जो रेड वाला जो जीन है, रेड वाला जो जीन है ये वाला, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। यहाँ से आपका कंटिन्यू यहीं पर आरएनए, यही आरएनए बनाता है, ठीक है। और ये जो आपका ये कलर वाला जीन है, देखो ये वाला, यहाँ पर आपका इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर जीन। यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका लोकेशन कैसे मायने रखता है, देखो कहता है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्रोमोटर जीन। तो हमेशा बोलना है तुमको 5 से 3 एंड, 5 to 3 एंड। तो 5 से, सुनो अच्छा पहले तो इसका नाम रख दो, रुको, अच्छा हम बताना भूल गए, सुनो 3, पहले देखो नामकरण करो, कैसे बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है यहाँ पर। 3 से 5 वाला स्टैंड, 3 से 5 वाला स्टैंड को पता है क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, या फिर नन कोडिंग स्टैंड, या फिर नन सेंस। तो उसी प्रकार 5 से 3 वाले को क्या बोलता है, टेम्पलेट। क्या कर दोगे, नन टेम्पलेट, नन सेंस का क्या कर दोगे, सेंस। या बताइए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग। तो दो नाम फेमस है, टेम्पलेट सेंस को स्टैंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग क्या हो गया, 5 से 3। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्रोमोटर जीन। तो तुम क्या बोलोगे, 5 to 3 डैश अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड के 5 से 3 को क्या बोले, कोडिंग स्टैक के 5 से 3 वाले स्टैंड में अप स्ट्रीम पर है आपका प्रोमोटर जीन। जबकि टर्मिनेटर जीन का अगर लोकेशन पूछेगा तो 5 to 3 डैश डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्टैंड। नाम जो दिया गया है कोडिंग स्टैंड के एस्पेक्ट में दिया है। और व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर जीन, तो क्या लिखते हैं, इन बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर जीन। अब देखो पढ़ेंगे तो तुमको खटाक से समझ में आ जाएगा, सब कुछ हम समझा दिए ना बाबू। आओ प्रोमोटर जीन के बारे में बात करते हैं। आओ प्रोमोटर जीन के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट, ये ऐसा जीन है जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन बाय सिग्मा फैक्टर, वेरी गुड, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कराने के लिए कौन लगेगा, सिग्मा फैक्टर 5। अब देखो इसका लोकेशन 5 डैश इन अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्टैंड की, तो कहाँ पर प्रेजेंट है लोकेशन, कोडिंग स्टैंड के 5 डैश इनके अप स्ट्रीम पर है, ठीक है, कहाँ पर, अप स्ट्रीम पर। टर्मिनेटर जिन सेम साथ लिखे, देखो क्या लिखे, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन बाय रो फैक्टर। देखो डीएनए के अंदर वो लोकेशन जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा वो कौन सा जीन है, टर्मिनेटर जीन। उसको रोकने वाला एंजाइम कौन है, रो फैक्टर। 3 डैश इन डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्टैंड। तो नाम कैसे दिया सुनो, अब यहाँ पर आते हैं। अगर तुमसे अगर प्रोमोटर का लोकेशन पूछेगा तो 5 डैश इन ऑफ कोडिंग स्टैंड, 5 डैश इन अप स्ट्रीम। जबकि टर्मिनेटर का क्या लिखोगे बाबू, 3 डैश इन डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्टैंड, ठीक है, यही काम है। तो प्रोमोटर में आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा कौन कराएगा बाबू,
सिग्मा फैक्टर, जबकि टर्मिनेटर कौन कराएगा आपका, रो फैक्टर कराएगा। टर्मिनेटर मतलब क्या है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, और कौन कराएगा स्टॉप, रो फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर लिखे भी देखो 3 से 5 स्टेप, इसको क्या बोलते हैं, नन टेम्पलेट। ठीक है, और सॉरी 3 से 5 को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट वाला ज़्यादा फेमस है, बोलते हैं इसको नन कोडिंग भी बोलते हैं, नन से। जबकि 5 से 3 वाला में ज़्यादा फेमस क्या रहा है, कोडिंग स्टेट। ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा नन टेम्पलेट भी बोलते हैं और सेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और अगला लाइन देखो यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन अगर इन ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट जीन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर, टर्मिनेटर जीन। उसको लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, प्रोमोटर जीन सिचुएटेड टुवर्ड्स 5' in of stem of the coding sequence, while stand on which mRNA polymerase enzyme are bind during transcription। फिर लिखें स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट ऑन बिटवीन प्रोमोटर जीन एंड टर्मिनेटर जीन विच इज ट्रांसक्रिप्ट इन फॉर्म ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर जीन से आपका आरएनए बनेगा। टर्मिनेटर जीन इज द प्लेस वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप या टर्मिनेट एंड सिचुएटेड थ्री दैट इज इन डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड। देखो डाउन लिखा हुआ है, जो परिवर्तित आपको लैंग्वेज में मिल रहा है। और इन प्रोकैरियोटिक सेल पॉलीसिस्टोन एमआरएनए प्रेजेंट व्हाइल इन यूकैरियोटिक सेल मोनोसिस्टोन एमआरएनए प्रेजेंट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ध्यान से देखो। मेन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा ओमेगा, इसको कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर लगा दें, होल एंजाइम नहीं बोले थे, यही तो हम बताने के लिए आ रहे हैं उस टाइम से। और दो अल्फा यूनिट है, दो बीटा यूनिट है और एक ओमेगा यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, कोर एंजाइम। मतलब आपका यही आरएनए आपको बना के देगा, पर जब तक आपका सिग्मा फैक्टर नहीं लगेगा आरएनए बनना स्टार्ट नहीं होगा। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, मशीन को स्टार्ट करने का, और मशीन को लगातार चलाने का काम किसका है, कोर एंजाइम का। तो फॉर्मूला एक चीज़ हम लोग बनाए थे याद करने के लिए, भूलना नहीं है, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर बराबर क्या रहे, होलो एंजाइम। ठीक है, अगर सिग्मा फैक्टर मान लेगा तो होलो एंजाइम माइनस कोर एंजाइम, या कोर एंजाइम बराबर कर देगा तो होलो एंजाइम माइनस सिग्मा फैक्टर। तो उल्टा पुल्टा करके सवाल बना देगा यहाँ पर, तो गलती नहीं करना है। इस एंजाइम को बीबीआई कर दो, मोस्ट बीबीआई। इतना तुम लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा दिए हैं, 70 में से 70 सही कर गया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी भी हम बोल रहे हैं इंशाल्लाह, बोलो ना रे, आमीन बोलो ना। और लेक्चर आज ही देखना है तुम लोग को, देखने के बाद कमेंट करना है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम इतना तुम्हारे पीछे ले सब तो। हाँ, खुशी की बात यह है कि सब तो सब्जेक्ट क्वेश्चन भी तो हम डिस्कस कर लिए। जेनेटिक्स पार्ट 1 डाल दिए हैं, जेनेटिक्स 2 अभी डलेगा, इसी के जस्ट बाद तुम्हारा इवोल्यूशन आएगा। तो 2 घंटा तुम अगर देखो तो कंप्लीट तुम्हारा जेनेटिक्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और 1 घंटा 1.5 घंटा देखोगे तो पूरा इक्लोज भी खत्म हो जाएगा। तो आपको 31 तक कोई टेंशन नहीं है, रिवाइज करना है, क्या दिक्कत। ठीक है बच्चे, आओ अब देखो फिर से यहाँ पर प्रोसेस को करके देखिए। रो फैक्टर में क्या, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, सिग्मा स्टॉप आरएनए पॉलीमरेज। तो एमआरएनए 5 से 3 स्टैंड पर बना है, ओनली एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ बना है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सेल, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सेल, ये कहानी इतना हमको नहीं जाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, एक नज़र पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन सेल सिंपल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज एबल टू सिंथेसाइज डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज पॉलीपेप्टाइड एंजाइम व्हिच इज मेड अप अल्फा अल्फा बीटा ओमेगा, वही सब कहानी है। कॉल्ड एज होलो एंजाइम विदाउट सिग्मा फैक्टर हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोर एंजाइम बोलते हैं। टू ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम एंड बाइंड टू द प्रोमोटर जीन, सही बात है। एंजाइम कहाँ जुड़ेगा, प्रोमोटर पे जाना, ऑन द टेम्पलेट स्टैंडर्ड एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द सिग्मा फैक्टर। फर्दर सिग्मा फैक्टर रिलीज एट mRNA फॉर्मेट कोर एंजाइम इंटीलिन साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन या स्टॉप टर्मिनेट इज कॉल्ड एज टर्मिनेट जीन बाय रो फैक्टर। टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट 3 स्टेप। देखो ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले क्या है, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पर स्टार्ट होगा तो इनिशिएशन कौन का काम स्टार्ट करना, सिग्मा फैक्टर कराता है। इलोंगेशन में क्या चलेगा, काम कंटिन्यू चलेगा, तो इलोंगेशन कौन कराएगा, कोर एंजाइम कंटिन्यू। तो कोर एंजाइम इलोंगेशन ऑफ द चेन टर्मिनेशन ऑफ द आरएनए कंप्लीट। टर्मिनेशन में क्या होगा, आपका काम रुक जाएगा, तो कौन कराएगा, रो फैक्टर। तीनों जो इनिशिएशन टर्मिनेशन के बाद आपका क्या बन के आया बाबू, आ रही है एमआरएनए बन के आ गया। तो तुमको पता है एमआरएनए में कुछ क्या हो, कोडिंग और कुछ क्या होगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है कि नहीं। तो कोडिंग को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सॉन्स बोले थे, याद करो, और नॉन कोडिंग को इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स को हटाने को क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग। अगला स्टेप हो आने वाला है, देखो इन बैक्टीरिया एमआरएनए इंट्रॉन्स आर एब्सेंट। हाँ, ये बात नहीं बोलना है, बैक्टीरिया का जो एमआरएनए होता है वहाँ पर इंट्रॉन्स एब्सेंट होता है, मतलब कि सारा कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग कोई नहीं होता, इसलिए वहाँ पर कोई भी स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि वाई देर इज नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग इन बैक्टीरिया। तो बोलेंगे देर इज नो नॉन कोडिंग सीक्वेंस और द इंट्रॉन्स इन बैक्टीरिया, सो देर इज नो नीडिंग ऑफ स्प्लाइसिंग। अब फिर 2 पॉइंट क्या होता है, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अगर एट द सेम कंपार्टमेंट दैट इज साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है तो यहीं पर आपका ट्रांसलेशन भी होगा, यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। ये सवाल पूछता है क्यों, तो बोलोगे उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, जबकि हमारे अंदर या यूकेरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन आपका कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन अकर साइमल्टेनियसली बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग। देखो कितना बढ़िया सवाल दिया है। अब आओ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, तो सेम चीज़ सब कुछ वही रहेगा। इन यूकेरियोट डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए में डिपेंडेंट आरएनए आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए।
RNA पॉलीमरेज 1 5.8S 18S 22, ये सब याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देख लेना। 5.8S 18S 28S। RNA पॉलीमरेज 2 HNRNA बनेगा। ये एंजाइम्स का नाम है। RNA पॉलीमरेज का एंजाइम है SNRNA 5S RNA CRNA। इन न्यूक्लियोटाइड सेल न्यूली फॉर्मेड mRNA इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस बिटवीन कोडिंग सीक्वेंस। अब सवाल क्या बनेगा, ध्यान से। ये आपका RNA है बाबू। इस RNA में कुछ सीक्वेंस ऐसा है जहाँ कहीं कहीं पर कोडिंग है और कहीं कहीं पर क्या है बाबू, आपका नॉन कोडिंग है। तो देखो नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ध्यान से देखो, रट लेना इसको। नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑन mRNA इज कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। mRNA के अंदर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको इंट्रॉन्स बोलते हैं, जबकि mRNA में जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो ये न्यूली फॉर्मेड mRNA, इसी को हम लोग क्या होते हैं, HNRNA। तो क्या mRNA के अंदर नॉन कोडिंग को रखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग मेथड लगाते हैं। तो देखो इन mRNA कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्सॉन्स, इन mRNA नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखो। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस mRNA का 5 मिनट पे हम लोग क्या कर दिया, कैप लगा दिया। तो कैप किसका लगा है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। देखो MGTP मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग लगा दिया। ये भी पूछता है कि कैपिंग 5 की तरफ देते हैं, जबकि 3 इंड की तरफ क्या करते हैं, पोली ए टेल जोड़ते हैं, टेल लगा देते हैं किसका, 200 से 300 एडिनालिन ग्रुप का। और स्प्लाइसिंग क्या है, तो यहाँ पर अभी क्या बोले थे, इंट्रॉन्स था नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस से इंट्रॉन्स को हटाने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्प्लाइसोम। अच्छा, स्ट्रक्चर जो बनता है स्प्लाइसोम और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर रट लेना है बाबू, ऑब्जेक्टिव पूछेगा रिमूविंग ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑन mRNA और रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। mRNA से इंट्रॉन्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। ये क्या है, देखो जब हम लोग इंट्रॉन्स को निकाल देंगे तो सारा क्या बनेगा, एक्सॉन्स एक्सॉन। सारे एक्सॉन्स को हम लोग आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आपका mRNA का निर्माण होगा। आफ्टर स्प्लाइसिंग एक्सॉन आर ज्वाइन एंड आर DNA लाइगेज एंजाइम। एक्सॉन्स को जोड़ने वाला जो एंजाइम है क्या, DNA लाइगेज। कितना इंपॉर्टेंट बात बोला गया। आओ ठीक है बच्चे। हाँ, आफ्टर स्प्लाइसिंग एक्सॉन आर जॉइंड बाय DNA लाइगेज एंजाइम इन यूकेरियोटिक सेल द न्यूली फॉर्मेड mRNA आर नाउन एज HNRNA, मतलब हेटेरोन्यूक्लियर RNA। जब तक स्प्लाइसिंग नहीं करें तब तक HNRNA बोलेंगे। बिफोर ट्रांसक्रिप्शन सम चेंजेस अकर इन द HNRNA टुवर्ड्स 5' इन। तो 5 इन पर क्या कहते हैं, मिथाइलेशन करते हैं। डायग्राम में तो दिखा दिए, टेक्स प्लेस नाउन एज कैपिंग। ठीक है, जबकि 3 इन पे क्या करें, टुवर्ड्स 3 न्यूली फॉर्मेड RNA। तो HRNA polyadenine nucleotide it called as poly-A-tail formation. Then after all the introns are removed by snRNA called as splicing and exons are joined together by DNA ligase to form mRNA. सही बात है। All the process occur in the nucleus and they are formed mRNA into cytoplasm transfer, that is formation of cytoplasm. सारा काम होने के बाद इसको कहाँ पर भेजेंगे, न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो क्या, प्रोटीन बनाना है। पर उससे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, टाइप्स ऑफ RNA। एक बार देख लो, mRNA, tRNA और RNA। सबसे ज़्यादा जो RNA आपका होता है, सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ RNA होता है rRNA 80% टोटल RNA। सबसे कम क्या होता है, mRNA 5% टोटल RNA। tRNA 15% है। लॉन्गेस्ट है, ऑल्सो कॉलेज मैसेंजर RNA। M4 क्या होता है, मैसेंजर। टेम्पलेट RNA में तो टेम्पलेट का काम करेगा, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, इसलिए इट इज़ कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय DNA। तो इसके पास क्या होता है, कोड होता है। क्या होता है, कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड होता है जी। tRNA क्या है, 50% टोटल RNA। स्मॉलर RNA बोलते हैं इसको, ट्रांसफर या सोल्यूबल RNA, अडेप्टर RNA। इट कैरी अमाइनो एसिड, जाहिर सी बात है, यही क्या बनाएगा, एंटी कोड बनाएगा ना। तो tRNA क्या एंटी कोड लेके आता है, जबकि RNA कोड लेके आता है। और RNA क्या बनेगा, आपका राइबोसोम बनाएगा, और राइबोसोम से क्या बनेगा आप लोग, प्रोटीन्स बनेगा। देख लो एक बार, ठीक है, देख लिए। आओ, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कैसे आ गया, इट इज़ mRNA सीक्वेंस कंटेनिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अमाइनो एसिड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। जाहिर सी बात है, AUG कितना अमीनो न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोड बनता है ना बच्चे। तो याद रखना, अभी देखेंगे आगे बहुत ही। इट वाज गॉर्ज मसल फॉर, यहाँ पर नहीं है, सीधे प्रॉपर्टीज जेनेटिक कोड पे आ जाएंगे हम। कहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ आओ, आओ, कहाँ से आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट है। देखो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या है, कितना लेटर का होता है, 3 लेटर का। जैसे कि अगस्त, GCC, 3 लेटर मिलकर कोड बनाता है ना। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। टोटल कितना कोड है, जेनेटिक कोड 64। उसमें से आपका देखो टोटल कितना कोड है, 64। काम का कितना है, एक्सेट, इसको क्या बोले थे, फंक्शनल। और बेकाम का कितना है, 3, जिसको क्या बोले थे, स्टॉप या नॉन कोडिंग स्टेट बोले थे, नहीं बोले थे। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। 64 कोडन्स आर फॉर्मेड विद सफिशिएंट 20 अमीनो एसिड। आउट ऑफ 64 कोडन्स 61 कोडन आर फंक्शनल एंड 3 कोडन आर नॉन फंक्शनल, ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडन और टर्मिनेटर कोडन। रट लो तीनों लाइन को, यहाँ से ऑब्जेक्ट के सवाल तो आना ही है कि नहीं बच्चे। तो देखो एक बार देख लो, इसे बनाना सिखाए थे आप लोग को, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो।
प्रॉपर्टीज़ को देख लो एक बार, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव से। तुमको अभी चैप्टर रिवाइज करने में खट से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लग जाएगा बाबू, प्लस सब्जेक्टिव भी लग जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, आओ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, जाहिर सी बात है। जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगियस, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक जेनेटिक कोड इज ओनली कोड फॉर वन, एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो एसिड को पकड़ेगा, जाहिर सी बात है इसी को। अल्हम्दुलिल्लाह। जेनेटिक कोड क्या है आपका? जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, मतलब कि मीन्स मोर देन वन जेनेटिक कोड अवेलेबल फॉर द सेम अमीनो एसिड। कैसे? बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देकर समझाए थे। एक अमीनो एसिड, एक कोड एक ही अमीनो एसिड को पकड़ेगा, एक कोड एक ही अमीनो एसिड को पकड़ेगा तो एम्बिगियस, जबकि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड है तो क्या बोलेंगे हम लोग? डीजेनरेट बोलेंगे। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है? कोमाले से आपका जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, मतलब कि पूरा दुनिया के सजीव में एक ही कोड, वैसा सब में सेम कोड होता है। ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो कोड बैक कोड मान लीजिए, स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरवेलमिंग एक्सेप्ट इन सम बैक्टीरिया। जेनेटिक कोड इज अगस्त। आओ अगस्त की बात कर रहे थे हम, यही ढूंढ रहे थे, आपको ऑब्जेक्टिव में फाड़ फाड़ के मिलने वाला है सवाल। AUG, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडन, या इसी को क्या बोलते हैं? इनिशिएशन कोडन, मतलब क्या? काम को स्टार्ट करने वाला जो कोडन है, बिना अगस्त के आपका काम स्टार्ट होने वाला नहीं है। कौन सा काम? ट्रांसक्रिप्शन का काम। ठीक है, कोड फॉर प्रोमिथ्योनिन है उसके यार सुनो, अगस्त तो एक आपका स्टार्ट कोडन का काम ही करता है, उसके अलावा मिथ्योनिन अमीनो एसिड को पिक करके लाता भी है। उसके बाद आपको एक गाना सिखाए थे, आ आज का, सबके मुंह पे यू लगा दो, तो आ आज का जो है आपका स्टॉप कोडन का काम करेगा या फिर टर्मिनेटर कोडन का काम करेगा। याद रहेगा बाबू लोग? वेरी गुड, याद रहेगा। ठीक है, आओ वैसे स्पीड में देख लो, आपको बस सवाल सब करा रहे हैं। TRNA, आओ द एडेप्टर मॉलिक्यूल बोल दिए। TRNA का खोज किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल RNA या एडेप्टर RNA। TRNA इज वेरी इंपॉर्टेंट। TRNA टोटल कितना है? 15% ऑफ टोटल RNA का फॉर्मूला है। इट एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रिपलेट कोडोन ऑफ mRNA एंड अमीनो एसिड। क्या बोले थे? TRNA का दो हाथ, एक हाथ से क्या पकड़ेगा? अमीनो एसिड, और एक हाथ से किससे जाके जुड़ेगा बाबू? mRNA से जाके जुड़ेगा। बोले थे TRNA का दो हाथ है। TRNA का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ऑल TRNA हैव क्या रहे? अप्रोक्स सेम स्ट्रक्चर ओवर 60 टाइप ऑफ TRNA आर फॉर्मेट। क्या लिखे? 3D स्ट्रक्चर ऑफ TRNA इज इन्वर्टेड एल शेप, रट लो इसको, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आना ही है। एंड डिस्कवर्ड बाय किम एंड कुंग। जबकि 2D स्ट्रक्चर ऑफ TRNA का क्या होता है? क्लोवर लिप शेप। बोलना मत कि आप याद नहीं कराए थे, हम क्लास में बताएं इंपॉर्टेंट करके क्या हुआ है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है मेरा यहीं पर क्या हुआ है, आपका नोट्स में दिख रहा है। ठीक है, देर स्पेस TRNA फॉर स्टार्ट कोडन बट नो कोडन। और TRNA का स्ट्रक्चर देख लो एक नज़र। ठीक है, ये वाला जो है आपका क्लोवर लिप शेप है, ये 2D मॉडल है, जबकि 3D स्ट्रक्चर क्या है? इन्वर्टेड एल शेप, मतलब उल्टा एल डेबे को सब कहते हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर तो देख लो, अगर बढ़िया से अगर आपको दिखाएंगे तो क्या हुआ तो ही है। देखो तीन यहाँ लूप है, फर्स्ट लूप है, दिस इज सेकंड लूप, ये एंटी कोडन लूप बोलते हैं इसको, थर्ड लूप है, ये कीटो लूप है, देखो ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? टी साइड लूप बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लोवर लिप शेप है, देखने जब तुम्हारे पास लिखा हुआ जाके देख लो। ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है बच्चा सब? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम RNA। टॉपिक चेंज हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या पोलिपेप्टाइड फ्रॉम RNA। या ट्रांसलेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेट। ट्रांसलेशन बहुत प्रक्रिया है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अमीनो एसिड को एक्टिव करेंगे, तो अमीनो एसिड प्लस को जब ATP के साथ जोड़ देंगे तो अमीनो एसिड आपका क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। दूसरा चार्जिंग ऑफ TRNA, मतलब क्या? जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के साथ को जब हम लोग क्या जोड़ देते हैं? अब TRNA जोड़ देते हैं। देखो चार्जिंग ऑफ TRNA या फिर अमीनो साइलेशन। व्हेन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड विद द TRNA, व्हेन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड विद TRNA। तो अमीनो एसिड ये एक्टिवेटेड था, इसके साथ जब TRNA हम लोग जोड़ देंगे तो इसको TRNA को चार्ज करना बोलते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछता है। लास्ट में फाइनल स्टेप क्या है? पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करना है इसको प्रोटीन चेन से। तो ये 3 स्टेप में चलता है बाबू आपका। देखो सबसे पहले चेन स्टार्ट करेंगे, तो चेन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले कहाँ? राइबोसोम जाएंगे, तो राइबोसोम का 2 यूनिट होता है, एक 40 और 60 यूनिट। तो 40 यूनिट स्मॉलर यूनिट किसके साथ जुड़ेगा? mRNA का। तो जुड़ने के बाद क्या 40S mRNA कॉम्प्लेक्स बनेगा, 40S mRNA के बाद TRNA जुड़ेगा, चार्ज 10, हाँ 4 TRNA कॉम्प्लेक्स बनेगा, अटैचमेंट 60 mRNA बनेगा, चेन स्टार्टिंग। और यहाँ पर क्या हो गया? इलोंग है, 4 TRNA बाइंड विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड बन जाएगा। देख लो तो यहाँ पर पूछता है 3 डिफरेंट साइट है TRNA में, एक तो बनने के दौरान T साइट होगा, A साइट होगा, एग्जिट साइट होगा। ठीक है, इसको देख लो। अगर देखो इस बार थोड़ा सा पिछले साल आपका DNA पॉलीमरेज वो DNA रेप्लिकेशन पूछा, इस बार हो सकता है आपका ट्रांसलेशन भी पूछ दे, पर अगर ये कॉम्प्लेक्स है नहीं करना है, इसको बहुत बड़ा है तो नहीं करना है, कुछ और टॉपिक पर कर लेना है, क्योंकि देखो 50% सवाल ही तो पूछेगा ना, इसको छोड़ देना है। HG पर कुछ बात करेंगे, HGP पर बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जल्दी से आओ, अच्छा सवाल है ये, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन द सीक्वेंस ऑफ DNA ह्यूमन। क्या करना था? ह्यूमन के जो DNA है सारा सीक्वेंस का पता करना, ATGCC क्या कौन सा क्या बनाता है।
और द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1990, कब हुआ था जी? 1990 में HGP, ठीक है, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने विदाउट हिस्टोरियन प्रोविजन, ठीक है। इट इज़ 13 ईयर्स ओल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, कंप्लीट ऑन 2003, सबको पता है। ह्यूमन जीनोम या फिर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेड अप ऑफ कितना? 64। तुम 3.329 बेस पेयर कहे तो ऐसे ही को इसमें मिलियन में लिखा है, 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, सबको पता है, ठीक है। अब कहता है कि HGP में हम लोग को पता चला अपने जीन के बारे में, अपना क्रोमोसोम का जो DNA को पता किए। एवरेज नंबर ऑफ जीन हमारे क्रोमोसोम में कितना है? 25 से 30,000 है, याद रखना। एवरेज जीन साइज कितना है ऑन क्रोमोसोम? 3000 बेस पेयर का एक जीन है लगभग। देखो हमारे क्रोमोसोम में लगभग जीन, हर एक क्रोमोसोम पर कितना जीन होता है? 25,000 से 3,000, सॉरी 30,000, जबकि एक जीन का जो साइज होता है आपका 3,000 बेस पेयर का होता है। बट डिस्ट्रोफिन जो होता है आपका लार्जेस्ट जीन है, सबको पता है, 2.4 मिलियन बेस पेयर या 24 लाख बेस पेयर का एक जीन है, कितना बड़ा है? एवरेज जीन का साइज कितना है? 3,000 बेस पेयर मिलकर एक जीन बना देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो डिस्ट्रोफिन जीन है सबसे बड़ा जीन है, 24 मिलियन बेस पेयर मिलकर या फिर 24 लाख आपका बेस पेयर मिलकर एक जीन बनेगा। जबकि छोटा जो सबसे छोटा जो आपका जीन है TDF, ऐसा जीन जो टेस्टिस बनाता है, तो इसको बोलते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। स्मॉलेस्ट जीन है, कितना साइज है इसका? सिर्फ और सिर्फ 14 बेस पेयर का है, कितना है? 14 बेस पेयर का। फिर कहता है कि लेस देन, सिर्फ 2% जीन हमारे क्रोमोसोम पर ऐसा है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन आपका जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, ठीक है, 2968 जीन है। जबकि मिनिमम नंबर ऑफ जीन आपका प्रेजेंट है कहाँ पर? क्रोमोसोम नंबर Y पर, सिर्फ 221 जीन है, ठीक है। ये डाटा वाला है, आपको बस पढ़ते हुए निकल जाता है, ठीक है। अबाउट 4 मिलियन 14 लाख लोकेशन ऐसा है आपके क्रोमोसोम पर जहाँ पर आपका एक ही बेस आपका डिफर हो जाएगा सिर्फ, इसको बोलते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक बेस पेयर का पता करने में हमको खर्च कितना होता है बच्चे? $3, ठीक है। तो पता कर लो, इतना बेस 3.39 लगभग बहुत अरब सारा पैसा हम लोग कैलकुलेट किए थे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आओ ये लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक जीन इन 4 लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, हाँ पूछता है किसी जीन को अगर हमको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कहाँ कहाँ पर कर सकते? देखो ये डायग्राम देखो, ये न्यूक्लियस है, यहीं पर आपका बन गया, सुनो। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब क्या? जब mRNA से आपका प्रोटीन, जो सुनो DNA से, जब सुनो किसी जीन को हमको कंट्रोल करना है ना, तो DNA से जब RNA बनता है तो यहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देंगे। दूसरा स्प्लाइसिंग लेवल, मान लो ये हमारे पास RNA बना है तो एक्सॉन इंट्रॉन्स को हम लोग स्प्लाइसिंग करे ही नहीं है, तो वहाँ पर वो जीन हमारे पास कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, हाँ जैसे हमारे पास mRNA बन गया न्यूक्लियस के अंदर, जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो यहाँ पर रोक देंगे, तो तीसरा स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप क्या है? ट्रांसलेशन। तो जो mRNA से आपका प्रोटीन बनेगा वहाँ पर बनने नहीं देंगे। 4 स्टेप पर हम लोग किसी जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। ये सवाल बहुत बार बार पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ब्रिटन डेविसन बैटरी मॉडल, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल फॉर द यूकैरियोटिक जीन। याद रखना, हम लोग के अंदर जीन को, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए जो थ्योरी किया गया है वो ब्रिटेन, तो क्या लिखें? ब्रिटन डेविसन मॉडल, it is the most popular model for the eukaryotic gene expression. According to this model, there are 5 types of gene present on, that is pairs: promoter gene, enhancer gene, receptor gene, integrator gene, silence. But this is not important. Important क्या है? लास्ट वाला, बस आपको उसके बाद आगे और हम नहीं पढ़ाएंगे। लैक ऑपरॉन मोस्ट भी करो, हम क्या क्या बोलते हैं ध्यान से सुनना। लैक ऑपरॉन, तो कहता है लैक ऑपरॉन कहाँ पर चलता है? सबसे पहले पूछता है किसने खोज किया था? मोनेड एंड जैकब ने, ठीक है। क्या है ये? क्या कहता है? मोस्ट पॉपुलर मॉडल फॉर जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो जीन एक्सप्रेशन होता है यही मॉडल बताता है आपको। उस मॉडल का नाम क्या है? लैक ऑपरॉन। इसलिए कहाँ पर होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीन इन्वॉल्व इन लैक ऑपरॉन। इस मॉडल के हिसाब से 4 टाइप्स का जीन इन्वॉल्व, सबको बताते हैं। ROPS, तो R फॉर क्या? रेगुलेटर, O फॉर क्या? ऑपरेटर, P फॉर क्या? प्रोमोटर, S फॉर क्या? स्ट्रक्चर। तो देखो फिर से बता रहे हैं, रॉप्स जीन प्रेजेंट होगा, रॉप्स रेगुलेटर जीन, या फिर इसको इनहिबिटर जीन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, क्या बनाएगा? ये एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ऑपरेटर क्या था? ऑपरेटर जीन बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है देखो यहाँ पर R जीन रिप्रेसर प्रोटीन बना है, यहाँ किससे जाके जुड़ जाएगा? ऑपरेटर से। प्रोमोटर जीन क्या करेगा? प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर RNA प्राइमेज, ठीक है। स्ट्रक्चर जीन क्या करेगा? 3 जीन बनाएगा, देखो स्ट्रक्चर जीन बार बार पूछता है। ZYA, और क्या क्या बनाएगा? BPT, बीटा गैलेक्टोसाइडेट परमेजर और ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रॉप्स, ठीक है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे होगा? देखो ये तो प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, ये तीनों मिलकर क्या? ZYA स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये रिप्रेसर जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ये तुरंत निकल के ऑपरेटर से जुड़ जाएगा और RNA बनना आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ऑपरेटर जीन के साथ क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ, काम खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस या फिर लैक्टोज, तो आपका रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड करेगा, ऑपरेटर के पास जाने नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका स्विच ऑन हो जाएगा। कैसे स्विच ऑन? देखो रिप्रेसर प्रोटीन प्लस इंड्यूसर लैक्टोज स्विच ऑन।
सेंट्रल डोगमा एक बार देख लो, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन। इट इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डोगमा मोलिकुलर बायोलॉजी क्या कहता है, सेंट्रल डोगमा मोलिकुलर एक्सप्लेन यूनिडायरेक्शनल flow of information, one way flow of information that is master copy DNA to mRNA and mRNA to polypeptide chain या प्रोटीन। ठीक है, याद रहेगा बाबू। आओ, ठीक है। सिस्टोन, मोनोसिस्टोन, स्प्लिट जिनकी, चलो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप अगर देख लिए हैं फुल स्पीड में यूट्यूब में देख लीजिए, आपका चैप्टर रिवाइज होगा। ऑब्जेक्टिव तो खतरनाक तरीके से निकाल लोगे, ठीक है, रगड़ के निकाल लोगे। बाकी सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, आपको निकाल दें। हम जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं गेस्ट के, उसको नज़रअंदाज मत करना प्लीज़, सारा सवाल वहीं से आने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम लोग ये बोलोगे क्वेश्चन आउट कर दिए, बवंडर मच जाएगा एग्जाम के दिन। ऑब्जेक्टिव किंग तुम लोग निकालोगे इस बार, ठीक है। थोड़ा सा हमसे लेट हो गया, डीपीपी कंप्लीट आप लोग को हम टाइम पे देने नहीं पाए, फिर भी इसी से अगर आप देख रहे हो रेगुलर तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगला टॉपिक आपका हम इवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, आज ही। जब तक आप लोग जेनेटिक्स पार्ट 1 देख लीजिए बढ़िया से, पार्ट 2 देख लीजिए, इवोल्यूशन देख लीजिए। और कल 28 यानी 28 को कंप्लीट इकोलॉजी आ जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। आप अपने हिसाब से जो जो कमज़ोर है उसको कर लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट में जरूर लिखो और क्या क्या चाहिए, लाइक कर दो।